हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में एक पुराना रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह शापित और भूतिया है, जहां बहुत सी दिल दहला देने वाली डरावनी घटनाएं हो चुकी हैं, जिस वजह से वो स्टेशन लगभग 42 सालों तक बंद रहा। वो स्टेशन इतना डरावना और भयानक है कि सालों बंद रहने के बाद भी जब उसे दोबारा खोला गया तब भी लोग शाम होते ही वहाँ से डर के मारे कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही शाम ढलने लगती है और अंधेरा बढ़ने लगता है, वैसे ही वहाँ मौजूद लोगों के दिलों में खौफ भी बढ़ने लगता है। न सिर्फ उस स्टेशन में मौजूद लोग डर के मारे शाम होते ही वहाँ से कहीं और चले जाते हैं, बल्कि शाम के वक्त वहाँ से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ जाती है। ट्रेन के ड्राइवर ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर वहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं कि बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या हुआ था कि लोग वहाँ जाने से डरने लगे और उसे शापित और भूतिया कहने लगे। और क्या सच में वो सही हैं या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन के बारे में जो बातें हमने सुनी हैं वो किसी के भी दिल में सिहरन पैदा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन उन बातों पर कुछ लोग भरोसा करते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि वो सिर्फ कोरी कल्पना है, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत या फिर मरने के बाद भी आत्मा यहीं भटकती रहती है। जैसी बातों पर भरोसा नहीं है। भले ही कुछ लोगों को इस बात पर भरोसा ना हो कि मरने के बाद भी आत्मा यहीं भटकती रहती है, लेकिन उनके मानने या ना मानने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आत्माओं पर भरोसा करने वाले और भरोसा न करने वालों के बीच सिर्फ इतना फ़र्क है कि जिन्होंने खुद अनुभव किया है वो आत्माओं पर विश्वास करते हैं, और जिन्होंने खुद अनुभव नहीं किया वो आत्माओं के बारे में सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते। खैर, जो भी हो, मैं बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन के बारे में बताती हूँ कि वहाँ ऐसा क्या है जिस वजह से आज भी लोगों के दिलों में खौफ भरा हुआ है। आज से कई साल पहले सन 1967 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में बेगुनकोडोर नाम का एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। रेलवे स्टेशन बनने के बाद गांव के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें बहुत सी सुविधाएं मिलने वाली थी। लेकिन उनकी वो खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी और ज़िंदगी भर साथ रहने वाली दहशत में बदल गई। स्टेशन खुलने के बाद वहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी ने स्टेशन के आसपास सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई देखने का दावा किया। उसने गांव वालों से बताया कि उसे स्टेशन के आसपास सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है, जो न कुछ बोलती और न ही कुछ करती है, बस वो ट्रेन की पटरियों पर चलती रहती है। वो उसे आवाज़ भी लगाता है, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो स्टेशन कर्मचारी उसके पास जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो उससे दूर चली जाती है। पहले तो गांव वालों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वो सोचते थे कि वो व्यक्ति गांव के बाहर का है और वो गांव वालों को डराना चाहता है, इसीलिए इस तरह की अफवाह फैला रहा है। लेकिन एक दिन गांव वालों को उस आदमी की लाश मिलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी को नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। उसने आत्महत्या की या फिर उसे किसी ने मार दिया, या फिर उसकी मौत प्राकृतिक तरीके से हुई।
उसकी मौत के साथ ही उसकी मौत का राज भी दफन हो गया। उसकी मौत के बाद गांव के लोगों ने भी रात के वक्त एक औरत को सफ़ेद साड़ी पहने रेलवे स्टेशन के आसपास और पटरियों पर चलते हुए देखा, जिसके बाद पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि रात के वक्त स्टेशन में एक आत्मा भटकती है और उसी ने उस कर्मचारी को जान से मार दिया, क्योंकि मरने से पहले वो उसी आत्मा के बारे में गांव वालों से बता रहा था। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। कुछ लोगों को रात के वक्त स्टेशन के आसपास औरत की चीखें और दर्द भरी आवाज़ें भी सुनाई दी। उसके बाद गांव के लोग शाम होते ही वहां जाने से डरने लगे। धीरे धीरे स्टेशन में आत्मा होने की बात आसपास के इलाके में भी फैल गई, जिस वजह से शाम होते ही वहां कोई भी रुकना नहीं चाहता था। दिन भर तो चहल पहल होती, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता वैसे वैसे लोग एक एक करके गायब हो जाते और अंधेरा होते ही वो स्टेशन वीरान हो जाता। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन के ड्राइवर ने भी एक औरत की रूह को देखने का दावा किया। उसने बताया कि रात के वक्त एक औरत अचानक सामने आती है और ट्रेन से टकरा जाती है, लेकिन फिर उसका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई। इस तरह की घटनाओं के बाद कोई भी ट्रेन उस स्टेशन में नहीं रुकती थी। उल्टा जैसे ही वो स्टेशन आता था, ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ से निकला जा सके। और इसी वजह से सिर्फ 7 साल के अंदर ही बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया। रेलवे स्टेशन बंद होने के बाद भी स्टेशन में सफ़ेद साड़ी पहने उस औरत को कई बार देखा गया और उसकी बहुत सी कहानियाँ भी लोगों ने सुनाई। जो रेलवे स्टेशन बड़ी धूमधाम से शुरू किया गया था, वो धीरे धीरे वीराना हो गया। रेलवे स्टेशन की वो बिल्डिंग जर्जर हो गई। कुछ समय पहले जो लोग रात के समय स्टेशन जाने से डरते थे, वही लोग अब दिन में भी वहाँ जाने से डरने लगे, क्योंकि वो जगह पूरी तरह खंडहर हो चुकी थी और वो रेलवे स्टेशन दिन में भी भूतिया लगने लगा था और लोगों के दिलों में सिहरन पैदा करने लगा था। आप कल्पना कीजिए कि आप एक जगह पर खड़े हैं, आपके चारों तरफ वीराना पड़ा है और जो भी आप देख रहे हैं वो पूरी तरह टूटा फूटा और खंडहर हो चुका है। आपकी आंखों के सामने सिर्फ कुछ पेड़ और एक रेलवे स्टेशन है जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। आपको सिर्फ पंछियों के चहचहाने और कीट पतंगों के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन तभी अचानक आपको एक औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दे और आप अपने आसपास देखें कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन आपको अपने आसपास कोई भी दिखाई न दे। तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको वो आवाज़ अपने मन का वहम लगे और आप उसे नज़रअंदाज कर दें और उस आवाज़ के बारे में भूलकर फिर से उस खंडहर को देखने लगे। तभी अचानक आपको उसी खंडहर के अंदर से आती हुई पायलों की छन छन सुनाई दे। तो हो सकता है कि आपके मन में ये ख्याल आए कि कोई औरत है उस खंडहर के अंदर और आप उसे ढूंढने वहाँ जाए। चारों तरफ अच्छी तरह देखने के बाद भी आपको वहाँ कोई ना मिले और आप वापस लौटने ही वाले हो कि तभी आपको उसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दे और वो अचानक आपके सामने सफ़ेद साड़ी पहने आकर खड़ी हो जाए, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ है और बाल पूरी तरह बिखरे हुए हैं। आप कुछ कर पाएँ उससे पहले ही वो औरत अचानक से जैसे आपके सामने आई थी वैसे ही आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाए। तब आप क्या करेंगे? आपके मन में पहला ख्याल क्या आएगा? जाहिर सी बात है, आपका दिल डर के मारे ज़ोर ज़ोर से धड़केगा, आपको ठंडा पसीना आएगा और आपके दिल में एक अजीब तरह की फीलिंग होगी जिसे न तो डर कह सकते हैं और न ही गुस्सा। उसे सिर्फ
सिहरन ही कहा जा सकता है, जिससे शरीर पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है और कुछ समय के लिए दिमाग ये नहीं सोच पाता कि अभी अभी क्या हुआ और क्या रिएक्ट करना है। मैंने आपसे जो सोचने को कहा वो सब बहुत से लोग महसूस कर चुके हैं। जिन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं था कि बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन में भूत होने की बात सिर्फ अफवाह है, वो लोग वहाँ बिना सोचे समझे गए और जिन बातों को वो सिर्फ अफवाह मान रहे थे वो उन्होंने खुद महसूस की। बहुत से घोस्ट हंटर्स और तांत्रिक भी बेगुन कोडोर की सच्चाई पता लगाने वहाँ गए, लेकिन उनका सामना सिर्फ और सिर्फ डर और खौफ से हुआ। बहुत से घोस्ट हंटर्स ने बताया कि वहाँ जब वो गए और लोगों से उस रेलवे स्टेशन के बारे में बात की तो लोग बेगुन कोडोर का नाम सुनते ही उन्हें वहाँ न जाने की सलाह देते थे और बताते थे कि वहाँ कोई बुरी आत्मा है जो भटक रही है। वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि सालों पहले ट्रेन हादसे में मारी गई एक औरत की है, जिसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। उसी को बहुत से लोग देख चुके हैं और उसी ने सालों पहले स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारी की भी जान ली थी। इतना सब जानने के बाद भी घोस्ट हंटर्स नहीं माने और खुद सच्चाई का पता लगाने के लिए बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन गए। वो अकेले नहीं जाते थे, उनके साथ 2-4 लोगों की टीम होती थी। दिन में भी वो लोग आराम से बिना किसी डर और खौफ के पूरे स्टेशन में घूमते थे और अपने साथ लाए पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट करने वाली मशीनों से वहाँ किसी भी आत्मा के होने के सबूत ढूंढते और जब उन्हें कोई सबूत न मिलते तो वो सब हंसी ठिठोली करते और आत्माओं को आवाज़ लगाकर बुलाते। लेकिन जैसे ही रात होती तो अंधेरे में सब कुछ बदल जाता। अचानक से उन्हें हंसने और रोने के दिल दहला देने वाली दर्द भरी आवाज़ें सुनाई देती। वो आवाज़ें चारों तरफ से आती थी। वो सब तरफ ये ढूंढने की कोशिश करते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन सब अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाते। जब भी उन्हें लगता कि वो उस आवाज़ के पास पहुंच रहे हैं तभी उन्हें पायलों की छन छन सुनाई देती और वो आवाज़ उनसे दूर हो जाती और अचानक से उनकी सभी मशीनें काम करना बंद कर देती। उन लोगों को पटरियों पर सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत चलती हुई दिखाई देती, जिसे देखकर वो लोग अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते। भले ही घोस्ट हंटर्स को वहाँ पर सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती थी, उसने किसी पर हमला किया या उन्हें कोई चोट पहुँचाई हो, इस बात की पुष्टि किसी ने भी आज तक नहीं की। ये तो घोस्ट हंटर्स का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पर किया था। अब मैं आपको तांत्रिक के साथ क्या हुआ वो बताती हूँ। तांत्रिकों को यकीन होता है कि रूह जितनी पुरानी होगी वो उतनी ही ताकतवर भी होती है और उसे सिद्ध करके उससे बहुत से तांत्रिक कार्य भी करवाए जा सकते हैं। इसीलिए पुरानी से पुरानी रूह जो भटकती रहती है अपनी मुक्ति की तलाश में, वो उन्हें ढूंढते रहते हैं और अपने मंत्रों की शक्ति से उन्हें सिद्ध करके उनसे मनचाहा काम करवाते हैं। बहुत से तांत्रिकों ने भी बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन जाकर उस औरत की आत्मा को सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। उनके मुताबिक वो जब भी उसे सिद्ध करने के लिए तांत्रिक क्रिया शुरू करते थे तभी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था जिससे उन्हें अपनी क्रिया रोकनी पड़ती थी। उन्होंने उससे बात करने की भी कोशिश की कि आखिर उसे क्या परेशानी है, उसे क्या चाहिए, लेकिन वो सभी अपनी कोशिशों में नाकाम रहे। इतनी सारी फैली कहानियों के बावजूद एक बार फिर साल 2009 में बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन को खोल दिया गया, लेकिन आज भी वहाँ शाम के वक्त कोई भी नहीं दिखाई देता। मैं अपने बारे में बताना तो भूल ही गई। मैं सुधा हूँ। मैंने अभी अभी आपको जिस बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन के बारे में बताया उसके बारे में मैंने बहुत सी वेबसाइट्स और आर्टिकल्स में पढ़ा था और सोचती थी कि आज के समय में भी लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। न सिर्फ विश्वास करते बल्कि एक रेलवे स्टेशन तक बंद कर सकते हैं।
और ये सोचकर मुझे हंसी आती थी। वैसे मैं भूत प्रेत और आत्माओं पर भरोसा करती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई कहे कि उनकी वजह से एक रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ सकता है और मैं उन बातों पर भरोसा कर लूँ। मैं भी उन घोस्ट हंटर्स और तांत्रिकों की तरह पहुँच गई बेगुन कोडोर, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ सच्चाई का पता लगाना था कि क्या सच में वहाँ किसी औरत का साया है। मेरे साथ मेरे अविनाश, पारुल और सत्यजीत नाम के 3 दोस्त और थे। हम सब सुबह लगभग 8 बजे पूरी तैयारी करके लखनऊ से पुरुलिया के लिए कार से निकले और शाम में लगभग 8 बजे पुरुलिया पहुंच गए और रात में एक होटल में रुके। जैसे ही सुबह हुई हम सब बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। मैंने और मेरे दोस्तों ने सिर्फ उस रेलवे स्टेशन का नाम सुना था और सिर्फ इतना पता था कि पुरुलिया ज़िले में है वो, लेकिन वो एग्जैक्ट किस लोकेशन, गांव या शहर में है वो नहीं पता था। इसलिए निकलने से पहले हमने सबसे पहले बेगुन कोडोर की सही लोकेशन के बारे में वहाँ के लोगों से पता किया और फिर तुरंत चल पड़े सच्चाई की खोज में। बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन बेगुन कोडोर और झालदा शहर के बीच में था। हम सबसे पहले बेगुन कोडोर पहुँचे और वहाँ के लोगों से बेगुन कोडोर के बारे में पूछने लगे। हम जिनसे भी बात करते और रेलवे स्टेशन के बारे में पूछते तो वो हमें ऐसे देखते जैसे हमने उनकी किडनी मांग ली हो। बेगुन कोडोर पूरी दुनिया में भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में पूछने वाले हम पहले नहीं थे। बहुत से लोगों से पूछने के बाद एक बुज़ुर्ग ने हमें उस रेलवे स्टेशन के बारे में बताया और आगाह किया कि चाहे जो हो जाए शाम के वक्त वहाँ न रुकने में ही हमारी भलाई है। उन्होंने जो हमें बताया वो सुनकर पारुल सबसे ज़्यादा डर गई और उसने वहाँ जाने से मना कर दिया, लेकिन हम सबके समझाने के बाद वो साथ चलने को तैयार हुई। उन बुज़ुर्ग ने हमें बताया कि जब रेलवे स्टेशन शुरू हुआ था तब हमारे गांव के लोग बहुत खुश थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही एक औरत की लाश ट्रेन की पटरी पर मिली। वो पटरी पार करते हुए ट्रेन से टकराई थी, या उसने खुदकुशी की या फिर उसे किसी ने मारकर पटरी पर फेंक दिया था। ये किसी को भी नहीं पता चला, क्योंकि वो औरत कौन थी, कहाँ से आई थी, ये कोई भी नहीं जानता था। गांव वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार वहीं रेलवे स्टेशन के पास ही कर दिया, जिसके बाद से ही रेलवे स्टेशन में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत घूमती हुई दिखाई देने लगी। सबसे पहले उसके बारे में स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी ने बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। मैं भी उसके साथ काम करता था। मैंने भी उसकी बातों को झूठ और मनगढ़ंत कहानी बताया, क्योंकि पूरा दिन मैं उसी के साथ रहता था। मुझे न तो कोई औरत दिखाई देती थी और न ही वैसा कुछ अनुभव होता था जो वो बताता था कि उसके साथ हो रहा है। वो पूरा दिन डरा और सहमा रहता था, छोटी सी आहट से भी डर जाता था। उसने धीरे धीरे सबसे बात करना बंद कर दिया था। वो सिर्फ एक ही बात कहता था कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगी, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। जिस सुबह उसकी लाश उसके कमरे में मिली थी, उससे एक दिन पहले वो मेरे साथ था और ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो किसी चीज़ से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार अपने पीछे देखता और डर जाता। उसने मुझसे जो आखिरी शब्द कहे थे वो आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। न मैं उस दिन उसे टोकता और न वो मेरे पीछे पड़ती। अब वो मुझे अपने साथ ले जाकर ही मानेगी। उसकी मौत के बाद हालात और बिगड़ गए। हम सब जिसे सिर्फ कोरी कल्पना मान रहे थे, सूरज ढलते ही उसका सामना स्टेशन पर मौजूद लगभग हर इंसान से हुआ। फिर चाहे वो स्टेशन पर काम करने वाला कर्मचारी हो या फिर ट्रेन का इंतज़ार करने वाला मुसाफिर, सब ने उसे देखा और धीरे धीरे लोग शाम के वक्त स्टेशन आने से बचने लगे। न सिर्फ लोग
बल्कि स्टेशन पर काम करने वाले सभी कर्मचारी भी उस औरत के साये के डर से शाम होते ही स्टेशन छोड़ देते थे। पहली बार जब मेरा सामना उससे हुआ था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सामना मौत से हो गया। वो डर और सिहरन आज भी होती है। मैं जब भी उस पल को याद करता हूँ तो मुझे अच्छी तरह से याद है उस अंधेरी रात में मेरे साथ क्या हुआ था। उस रात में टॉर्च लेकर स्टेशन के आसपास पटरियों पर देख रहा था कि कोई मवेशी या कुत्ता तो नहीं बैठा। देखते देखते मैं स्टेशन से कुछ दूर निकल गया। तभी मुझे एक पेड़ के पास से किसी की सिसकियाँ सुनाई दी। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? कौन है वहाँ? कौन रो रहा है बाहर? बाहर आओ। लेकिन मेरी बात का कोई जवाब नहीं आया। उल्टा वो सिसकियों की आवाज़ रोने की आवाज़ में बदल गई। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं बता नहीं सकता। वो आवाज़ सुनकर मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहाँ से वापस आने लगा। लेकिन वो आवाज़ मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मुझे पायलों की छन छन की आवाज़ और रोने की वो भयानक आवाज़ अपने पीछे पीछे सुनाई देती रही। जैसे जैसे मैं अपने कदम बढ़ा रहा था वैसे वैसे ही पायलों की छन छन भी सुनाई दे रही थी। मैं इतना डर गया था कि मैंने दौड़ लगा दी, लेकिन तब भी उस आवाज़ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई। हड़बड़ाहट में मैं टॉर्च उठाने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही टॉर्च पकड़कर खड़ा होने लगा वैसे ही टॉर्च की रोशनी में मुझे 2 पैर दिखाई दिए। वो इतने भयानक थे कि आज भी याद आते ही मेरा पूरा शरीर सिहर जाता है। खून से लथपथ वो दोनों पैर, लंबे नाखून और उनमें घुंघरूदार पायल। वो देखकर मैं टॉर्च की रोशनी ऊपर करके उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस रात मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा और फिर दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुम सब मेरी बात मानो तो वहाँ ना जाओ, और अगर तुम सब जाना ही चाहते हो तो अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। उनकी बात सुनकर हम सब बेगुनकोड़ो रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। रास्ते में पारुल बोली, यार तुम लोगों ने दद्दू की बात तो सुन ली। हम जो पता लगाने के लिए आए थे वो पता भी कर लिया। अब वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? चलो वापस चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने जो बताया वो सब हमारे साथ भी हो जाए। यार मैं पहले ही कहता था ना, इसे साथ मत ले चलो, ये बहुत डरपोक है। खुद तो डर ही रही है, हमें भी डराने की कोशिश कर रही है। सत्यजीत बोला, हाँ यार एक काम करते हैं, इसे होटल छोड़ देते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि भूत देखकर ये डर के मारे बेहोश हो जाए और हमें इसे उठाकर लाना पड़े। अविनाश ने भी उसका मजाक उड़ाया। अरे यार तुम सब चुप करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और तू भी मत डर यार, हम सब हैं ना साथ में, जो भी होगा निपट लेंगे। मैंने पारुल का हौसला बढ़ाया और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गए जहाँ के लिए हम सब घर से निकले थे। लेकिन वहाँ पहुँचते ही हम सब निराश हो गए क्योंकि वहाँ लोगों की चहल पहल थी। अरे यार यहाँ तो बहुत भीड़ है, अब हम जो करने आए थे वो कैसे कर पाएंगे? लगता है रात का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। मैंने अपने मन में सोचा और हम सब रात होने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि इतनी दूर जाकर ऐसे ही तो वापस नहीं लौट सकते थे ना। पूरे दिन हम रेलवे स्टेशन में घूमते रहे और वहाँ मौजूद दुकानदारों से बात भी की, लेकिन किसी की बातों से ऐसा नहीं लगा कि जैसे उनके मन में किसी चीज़ का डर हो या वो किसी चीज़ से घबरा रहे हो। हमने बहुत सी ट्रेनें स्टेशन पर रुकती हुई देखी, जिनमें से बहुत से लोग उतरे और बहुत से लोग चढ़े भी। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे वैसे वहाँ लोगों की चहलकदमी कम होने लगी और दुकानदार भी अपनी दुकान में बंद करके ताले लगाकर जाने लगे।
तुम लोग यहाँ किसका इंतज़ार कर रहे हो? जाओ यहाँ से। स्टेशन में घूमता हुआ एक रेलवे कर्मचारी हमसे बोला और हम स्टेशन से बाहर निकल आए। हम ज़्यादा दूर नहीं गए, वहीं आसपास ही रहे और जब हमें लगा कि स्टेशन में कोई नहीं है तो हम सब निकल पड़े उस सफ़ेद साड़ी पहने औरत को ढूंढने। मुझे ये सोचकर अभी भी हंसी आती है कि मैं क्या सोचकर वो सब करने वहाँ गई थी। हम सब पूरे स्टेशन में घूम रहे थे और अपने आसपास देख रहे थे और पूरी तरह चौकन्ने थे कि हमें किसी तरह की आहट या कोई आवाज़ सुनाई दे। हम सबके दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे और एक अजीब सा डर और रोमांच हमारे दिल में था। अविनाश और पारुल मेरे साथ ही थे, लेकिन सत्यजीत कब हमसे बिछड़ गया हम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब हमने उसकी चीख सुनी तब हमें पता चला कि वो हमारे साथ नहीं है। उसकी चीख सुनते ही हम सब बहुत ज़्यादा डर गए और जहाँ से उसकी चीखने की आवाज़ आई थी उस तरफ हम भागे। उसके पास जाकर देखा तो वो ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ा था। अविनाश ने उसे उठाया और पूछा, तू यहाँ कब और कैसे आया? तू तो हमारे साथ था ना? मैं तुम सबके साथ था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे दूर एक लड़की दिखाई दी। मैंने तुम सबको अपने साथ चलने का इशारा किया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, वैसे ही वो मुझसे दूर चली गई। फिर अचानक वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं गिर पड़ा। तभी मुझे पटरियों पर कुछ हलचल दिखाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पटरी के इस तरफ से उस तरफ छलांग लगा कर गया। मैंने साफ साफ नहीं देखा कि वो क्या था, लेकिन उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पर कुछ तो है। ऐसे ही ये रेलवे स्टेशन सालों तक बंद नहीं था। चलो, अब हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मैंने सबको वापस चलने को कहा। तभी मैंने देखा कि वहाँ से पारुल गायब है और हम सब उसे आवाज़ लगाने लगे, लेकिन उसने हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हम तीनों पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। तभी अविनाश को वो पटरी के किनारे चलती हुई दिखाई दी। उसने दौड़ लगाकर उसे पकड़ लिया। तू कहाँ जा रही है? छोड़ मुझे, वो मुझे बुला रही है। मुझे उसके पास जाना है। वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दर्द में है वो। उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। मुझे छोड़, जाने दे। पारुल अविनाश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन अविनाश उसे ज़बरदस्ती पकड़कर एक तरफ ले आया। क्या हुआ? तू किसकी बात कर रही है? अविनाश ने पूछा। वो देख, बेचारी रो रही है और मुझे बुला रही है। उसे मदद चाहिए। मुझसे उसका दर्द नहीं देखा जा रहा। पटरियों के बीचों बीच इशारा करके पारुल बोली। उसकी बात सुनकर हम सब बहुत ज़्यादा डर गए। अब मैं किसी भी तरह से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ एक सेकंड भी रुकना हम सबके लिए खतरे से खाली नहीं था। हम चारों जल्द से जल्द अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे। तभी मुझे दूर से आती ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी, जिसके बाद मेरा मन अचानक उदास हो गया। मेरे अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई। मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है और मैं बेवजह ही इस दुनिया में हूँ। मैं सोचने लगी कि मुझे अब नहीं जीना चाहिए, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होने लगी और जैसे ही ट्रेन नज़दीक आई, मैं पटरी की तरफ दौड़ी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाया और मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी। अविनाश, पारुल और सत्यजीत भी वहीं थे। पारुल ने बताया कि मैं ट्रेन की तरफ भागी और ट्रेन के सामने कूदने ही वाली थी कि अविनाश और सत्यजीत ने मुझे पकड़कर पीछे खींच लिया। फिर भी मैं नहीं मानी और पटरी पर कूदने की कोशिश कर रही थी। अविनाश और सत्यजीत मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे।
उसी कोशिश में मैं ज़मीन में गिर पड़ी और मेरे सिर में चोट आ गई, जिसके बाद वो लोग मुझे हॉस्पिटल ले आए। उस रात शायद चारों की जान ऊपर वाले ने ही बचाई थी, क्योंकि लगभग हम सभी मौत की कगार पर थे। लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ। मुझे जो पता करना था वो पता करके मैं वापस आ गई और अपने साथ वो डरावना और दर्द भरा एहसास भी लाई। मैं आज भी ये सोचकर हैरान हो जाती हूँ कि आखिर मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार क्यों आया था। लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला और शायद मिले भी नहीं। बेगुन कॉरिडोर में कुछ सवालों के जवाब ढूंढने गई थी, लेकिन वहाँ जाकर मैं कुछ और सवालों में उलझ गई, जैसे कि वो औरत कौन थी जिसकी रूह रेलवे स्टेशन में अभी भी भटक रही है, और क्या कभी उसे मुक्ति मिलेगी। ये सभी सवाल मेरे मन में घूमते रहते हैं, लेकिन उस घटना के बाद मैं कभी भी किसी भी हॉन्टेड प्लेस में नहीं गई। तो ये थी बेगुन कॉरिडोर रेलवे स्टेशन की कहानी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द एक नई ऐसी ही डरावनी और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।